हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समान ज्ञान और समान ज्ञान की कक्षा विशेष होने वाली है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। व्यक्ति जब भी इंटरमीडिएट पास कर लेता है या कंपटीशन की तैयारी व्यक्ति अगर शुरू करता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। हमारे विचार से सबका अपना अपना विचार है, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे विचार से सबसे पहले अगर व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी शुरू करना चाहता है तो उसको एक बार लूसेंट सामान्य ज्ञान पुस्तक का अध्ययन कर लेना चाहिए। लूसेंट सामान्य ज्ञान आपको बेस देता है, आधार देता है, क्योंकि वहाँ पर आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खेल खिलाड़ी, कंप्यूटर ज्ञान और विविध अन्य तथ्य आपको एक जगह मिल जाते हैं। प्रत्येक बालक या बालिका जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है उसको सबसे पहले लूसेंट सामान्य ज्ञान का समग्र रूप से अध्ययन कर लेना चाहिए। कम से कम 2 या 3 बार एक एक लाइन पढ़ लेना चाहिए। और उसी के क्रम में मैं कंपटीशन तैयारी कराने के क्रम में आज पहला दिन है हमारा, और लूसेंट का लाइन बाय लाइन ये मैं सोच रहा हूँ कि शुरू करूँ, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके और आपका बेस मजबूत हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरुआत करते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान। और लूसेंट सामान्य ज्ञान का पहला टॉपिक है इतिहास, और इतिहास में है भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास दिया है इसमें कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, याद करेंगे कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तब प्रश्न आ सकता है कि यूनानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा, तो ये आपका हो जाएगा इंडिया। यानी इंडिया किसने नाम दिया, तो यूनानियों ने दिया। हिंदुस्तान किसने नाम दिया, तो यह मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत का नाम हिंदुस्तान दिया है। चलते हैं आगे दोस्तों। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। इस प्रकार से इसको 3 भाग में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। देखेंगे प्राचीन भारत में, अब प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं जिससे भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, उसका हम अध्ययन करेंगे क्रम वाइज। देखेंगे लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ दोस्तों का रहा है, धर्म ग्रंथ यानी जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं वहाँ से जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो हो जाएगा हमारा धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, जो ऐतिहासिक यानी इतिहासकारों ने जिन ग्रंथों की रचना की है उसे हम ऐतिहासिक ग्रंथ कहेंगे। विदेशी विवरण याद रखेंगे, विदेशी विवरण, इसका आशय यह है कि जो विदेश के लोग भारत में घूमने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए या राजदूत बनकर के जब भारत में आए थे तो उनका जो विवरण है वह भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में उसको गिनती किया जाता है, और वहाँ से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्ववेत्ता जो हैं, जो भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर जब खुदाई होती है उसके बाद तदुपरांत जो हम लोगों को मिलता है पुरातात्विक अवशेष, उसके आधार पर जो इतिहास लिखा गया है वह पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है वह भी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को बताने का प्रयास करता है। उससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
चलते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। पहला पॉइंट जो था धर्म ग्रंथ, उससे शुरुआत करते हैं कि भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है। कहा जाता है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और वेद की संख्या यानी वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अगर प्रश्न आ जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। याद रखेंगे, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के रचनाकार कौन है, तो आप क्या कहेंगे? विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ये तीसरा मंडल भी आप याद कर लेंगे, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। इसके 9वें मंडल में आगे दे रहा है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगर सोम का वर्णन पूछ दे कि सोम कहाँ से लिए गए हैं देवता, तो याद रखेंगे ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। आगे चलते हैं, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण देखेंगे, 4 वर्ण कह रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। कहा जाता है ऐसा कि ब्राह्मण जो है ये ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय जो है ये भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर दिया गया है नोट, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आइए देखते हैं कुछ नए तथ्य इसमें दिए हुए हैं लूसेंट में। ईसा पूर्व और ईस्वी, ईसा पूर्व एवं ईस्वी में अंतर बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 कहा जाता है, 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए इसका क्रम उल्टा चलता है, यानी 563 ईसा पूर्व में जन्म एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसको संक्षेप में ईस्वी ई लिखा जाता है। अब ईस्वी को लैटिन भाषा के एडी में भी लिखा जाता है, आप याद रखेंगे। अर्थात ईस्वी को हम लोग क्या लिखते हैं? एडी लिखते हैं, और ऊपर जो था आपका ईसा पूर्व, क्या था? ईसा पूर्व, इसको हम लोग बीसी लिखते हैं। तो बीसी और एडी का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, वामना अवतार
के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में अगर पूछा जा सकता है कि इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, तो यहाँ पर 250 आप याद कर लेंगे और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। याद रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण का। अब अगर प्रश्न पूछ दे कि ऋग्वेद क्या है, तो आप कहेंगे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। अब आगे देखते हैं यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसकी पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद कैसा है, तो आप याद रखेंगे कि गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। आगे देखते हैं सामवेद एवं अथर्ववेद के बारे में। सामवेद एवं अथर्ववेद। अब सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उदार्त कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद अगले वेद है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद में रोग। अब ये प्रश्न यहाँ से हो सकता है कि अथर्ववेद जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो अथर्वा ऋषि। याद रखेंगे, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। देख रहे हैं दोस्तों, अथर्ववेद जो है यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये आप याद रखेंगे। आगे इधर भी थोड़ा जो दिया है कॉलम बना करके, इसको भी देख लेते हैं। पुराण और संबंधित वंश। पूछ सकता है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। अब सबसे नीचे वाली लाइन देखते हैं। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न पूछ सकता है कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये यहाँ आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेद की संख्या कितनी है? 4। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या की जहाँ तक बात है तो इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं।
किस भाषा में? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। याद रखेंगे, स्त्रियों की सबसे सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। अब यहाँ पर यह चीज भी आपको याद रखना है कि अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। अब इसको भी आपको याद रखना है, या आप निशान लगा लेंगे, मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथोों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल का, पुष्य शुंग वंश आगे पढ़ेंगे हम लोग, मौर्य वंश के बाद ये वंश आता है। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बन बैठा, तो उस शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को कहा जाता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। अब पूछा जा सकता है कि नारद स्मृति किस युग के बारे में बताता है? तो ये गुप्त युग के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। आगे, जातक, ये भी आपको ध्यान देना है। जातक, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। आप याद रखेंगे, जातक। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इससे पहले आपको जो बताया गया जातक, याद रखेंगे, जातक। जातक जो है यह क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर दिया है आगम। आगम अगर पूछा जाए आगम क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र, एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, इसको भी नोट कर लेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, इनका उपनाम है कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। याद रखेंगे, चाणक्य जो थे मौर्य वंश के प्रथम सम्राट चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य प्रधानमंत्री एवं गुरु दोनों कहा जाता है इनको। तो ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो इसमें दिया है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। इसकी पुस्तक कौन सी है? कल्हड़, याद रखेंगे। आगे इसके बारे में ढेर सारी जानकारी आपको दी जाएगी। राजतरंगिणी, इनकी पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। और जो राजतरंगिणी पुस्तक है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से, ये भी आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी पुस्तक कहाँ से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि राजतरंगिणी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, ये भी आप याद रखेंगे। अष्टाध्यायी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत व्याकरण की, आपको याद रखना है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक की लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गिक संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। संस्कृत में आपको मिलेगा पाणिनि, कात्यायन, वरदराज, वरदरुचि, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो यहाँ पर कात्यायन का नाम है कात्यायन। कात्यायन की गार्गिक संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसके भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे।
पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आप इसे नोट कर लेंगे। दोस्तों, ये रहा आज का पहले दिन का क्लास। आपको कैसा लगा आप बताएंगे। ये प्रतिदिन एक डेली क्लास होगी। धन्यवाद।